हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9th, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में कि फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं, लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में देखेंगे कि ये लॉ क्या कहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्स क्या है? कोई भी पुल या कोई भी पुश, कुछ खींचना या धक्का देना, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फोर्स। जो आप वहाँ पे महसूस कर पाते हैं उसको बोलते हैं फोर्स। फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, कोई ना कोई वहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। आप जब धक्का दे रहे हैं तो कांटेक्ट में आ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। जब आप खींच रहे हैं तो भी वहाँ पे एक इंटरेक्शन तो हो ही रहा है। तो फोर्सेज कब लगती हैं? फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ठीक है, अब फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। फोर्सेस अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, यानी कि ये पर्सन भी यहीं पर खींच रहा था, भैया नहीं खींचा तो अब क्या करेंगे, ये मोहतरमा आ गई, इन्होंने भी यहाँ पे फोर्स लगानी इस डायरेक्शन में शुरू करी, खींचना शुरू किया, तो शायद से ऑब्जेक्ट खिंच जाए। क्यों? क्योंकि दोनों की फोर्स आपस में एड ऑन हो गई हैं। लेकिन जब दो अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मान लेते हैं ये दोनों लोग राम और श्याम अपना फोर्स लगा रहे हैं। राम अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है इस तरफ और श्याम इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरफ खींचेगी? मान लो दोनों ने 50-50 यूनिट फोर्स लगाई तो जीरो नेट फोर्स, कुछ नहीं, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान वहाँ का वहाँ पड़ा रहेगा। जैसे ही श्याम ने 51 यूनिट फोर्स लगा दी तो राम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, श्याम वाले डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो अपोजिट फोर्सेस एक जगह पे काम कर रही होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, किस तरह मूवमेंट होता है, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स किसी भी चीज़ का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है, ठीक है, आराम से बॉल पड़ी हुई थी, कोई दिक्कत थी, लेकिन ये बच्चा आया, नाम रख देते हैं इनका अंकित भाई साहब आए, अंकित भाई साहब ने खिंचा के एक जोर से लात मारी तो बॉल ने क्या काम किया, मूव करना शुरू कर दिया। यानी कि बॉल किस पे थी? रेस्ट पे थी, लेकिन फोर्स अप्लाई किया अंकित ने तो क्या होगा, ये मोशन में आ गई। अब ये दूसरे भैया हैं अंकुश भैया, तो अंकुश भैया ने क्या किया हुआ है कि ये है गोलकीपर। तो जैसे अंकित भैया ने बॉल मारी, बॉल मूव होते होते मान लो यहाँ तक गई, तो फोर्स अप्लाई करने से बॉल मूव हुई थी, तो अब बॉल को रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अंकुश भैया ने जैसे यहाँ पे अपने हाथों से फोर्स अप्लाई किया तो बॉल को पकड़ लिया, रोक दिया। यानी कि आप रेस्ट से मोशन में ला सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, या मोशन से आप उसको रेस्ट में भी ला सकते हो। तो फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्सेस कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक आपका कैन है, मान लेते हैं कोक का कैन है, और कोक के कैन के ऊपर फोर्स लगाई तो बेचारी की धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसे नहीं करना होता। तो कहने का मतलब क्या है कि शेप चेंज कर सकते हो फोर्स अप्लाई करके, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो, उसका स्पीड चेंज कर सकते हो, उसका जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो बॉल इस तरफ मूव कर रही थी, अब यहाँ पे राहुल भैया खड़े थे, अंकित भैया ने राहुल भैया को पास किया तो यहाँ पे बॉल सीधी आ रही थी, लेकिन राहुल भैया ने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी तो बॉल अब इस डायरेक्शन में मूव होनी शुरू हो गई। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो, स्पीड ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो, और शेप के अंदर चेंज ला सकते हो, या फिर सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो सारी हो सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमारी दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? जहाँ पर फोर्स अप्लाई तब होती है जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट बनता है, कोई ना कोई टच, कोई ना कोई कांटेक्ट। ये देखो दोनों हाथों के बीच में कांटेक्ट ना। अब जैसे मुझे इस डिवाइस को उठाना है तो ये डिवाइस नीचे रखा हुआ है, तो मैंने ये फोर्स अप्लाई करी तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, कांटेक्ट है। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स।
मान लो कि आपकी जो कार है उसके जो टायर्स के ऊपर कट्स लगे होते हैं ना, डिजाइन से बना होता है, वो क्यों होता है? फ्रिक्शन फोर्स के लिए होता है कि फ्रिक्शन कम से कम लगे और जो आपकी कार है वो स्मूथली चल सके। अब केले के छिलके पे तो नहीं चल सकते आप, है ना, क्योंकि फिसल जाओगे, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भी किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टैक्ट का। आप जमीन के, आप जो आपका सरफेस है उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो फ्रिक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इफ वी टॉक अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कि आग जला दी भाइयों ने बैठ के, काम तो था नहीं, दोनों भाई वेले बैठे थे, क्या करें, पत्थर रगड़ने शुरू कर दिए, आग लगा दी। तो फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जांपल है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, वो दो पत्थर आपस में रगड़े जा रहे हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इफ वी टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो 3 फोर्सेज है। वन इज मैग्नेटिक फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है बट फिर भी फोर्स अप्लाई हो रही है। कैसे? मैग्नेट है, आयरन आपका नीचे पड़ा हुआ है, आपने मैग्नेट को ऊपर रख दिया, दूर से आयरन की छोटी छोटे ना पार्टिकल नीचे पड़े हुए हैं, आपने ऊपर से मैग्नेट को अप्लाई करना शुरू किया। जहां तक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वहां तक क्या काम करेगा? वो आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में देखो कोई कांटेक्ट तो नहीं था ना, ये यहां तक थे, ये यहां पे था, फिर भी यहां पे देखो ये एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर सर्दियों में क्या काम करते हैं हम? बालों के ऊपर ना हल्का सा रब करते हैं। सर्दियों में नहीं, आप गर्मियों में भी कर सकते हो, बट सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है ये। बालों के ऊपर ना कॉम्ब को रब करो तो क्या होता है कि थोड़े से, ये बचपन में आपने किया होगा कि पेपर के पार्टिकल्स को फाड़ के डाल दिया और बालों के ऊपर जब आपने रब किया, स्केल के साथ कर सकते हो, कॉम्ब के साथ कर सकते हो, और जब उसके ऊपर अप्लाई किया तो पेपर ना ऊपर आने लगता है, टच होने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे काम कर रही है, यानी कि आप ऊपर से उसको उठा पा रहे हो, क्योंकि वहां पे डिफरेंस ऑफ चार्जेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? चार्जेस के डिफरेंस की वजह से फोर्स अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स काम करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगी। अगेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकते हो वो नीचे आती है, ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, ठीक है। तो ऊपर जब जा रही है उसके बाद जब वो नीचे आ रही है तो क्यों आ रही है भाई? हर चीज, मैं तो ऊपर फेंकना चाह रहा हूँ, नीचे क्यों आ रही है वो बार बार? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ऐसा थोड़ा है कोई ऑब्जेक्ट हवा में है, आपने एक बॉल है हवा में फेंकी, वो ऊपर जाके नीचे जरूर आएगी। किसकी वजह से आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगी। जमीन का और बॉल का तो आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ना, तो दैट इज वाई gravitational forces also comes under non-contact forces. Now we talk about balanced and unbalanced forces. Balanced forces क्या होती है? If the resultant of applied force is equal to 0, it is balanced force. यानी कि ये वापस से अंकित भैया हैं और ये आपके राहुल भैया हैं, दोनों भैया ने भाई दोनों तरफ से फोर्स लगानी शुरू करी। अंकित ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, फोर्स को हम न्यूटन के अंदर, यूनिट क्या है न्यूटन के अंदर बात करते हैं। राहुल ने भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये रस्सी कहीं पे मूव नहीं होने वाली, दोनों की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0 अंडा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आई? 0 आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? जहां पर मान लो अंकित भैया ने 11 न्यूटन की फोर्स लगाई, राहुल भैया ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब किस तरफ मूवमेंट होगा? इस तरफ, तो दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस फोर्स में बात करते हैं, in the tug of war, if both the team apply similar magnitude of force in opposite direction, rope does not move in either side. अभी हमने देखा सेम अगर मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई हो जाए तो कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। इट हैपेंस बिकॉज बैलेंस फोर्सेस इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस बिकम 0, यानी कि फोर्स तो लग रही है लेकिन नेट फोर्स कितनी है? A - B 0, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अलग होगा। अंकित भैया किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं? इस तरफ, ठीक है, और राहुल भैया किस तरफ लगा रहे हैं? इस तरफ। तो मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, डायरेक्शन अलग है। बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे चलो इस तरीके से एक हमने रोप ले ली। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ हम ऐसा ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे कपड़ा ले लें कोई, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बेडशीट ले ली। अब बेडशीट पे क्या हुआ? दोनों ने 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, मूवमेंट कहीं नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि कपड़ा कमजोर हो सकता है तो फट सकता है, तो शेप एंड साइज में चेंज आ सकता है किसी चीज के। इलास्टिक है कोई मटेरियल, इलास्टिक के मटेरियल से बना हुआ तो उसके शेप एंड साइज में चेंज आ जाएगा। बॉल है तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दे, मान लो यहाँ पे एक बॉल है
दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स है, ये यहाँ लगा रहे हैं अंकित भैया, राहुल भैया इस तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे बॉल है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि बॉल फट सकती है। तो शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर अंकित भैया ने फोर्स लगाई तो 11 न्यूटन की फोर्स और राहुल भैया ने फोर्स लगाई तो 10 न्यूटन की फोर्स, तो ये दोनों फोर्सेस क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अंकित क्योंकि यहाँ फोर्स लगा रहा है, राहुल इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन नेट मूवमेंट किस तरफ होगा, उस तरफ होगा ना जहाँ पे ज्यादा फोर्स है, तो अंकित की तरफ फोर्स ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग फोर्सेस, मूवमेंट कॉज कर सकते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। चेंज ऑफ डायरेक्शन वहां पे हो सकता है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बॉल पड़ी, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी बॉल रखी हुई है, यहाँ पे आके अंकित भैया ने घुमा के लात मारी, तो क्या हुआ, जब तक जीरो फोर्स थी तब तक तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे यहाँ पे कुछ फोर्स एक्स्ट्रा हुआ तो क्या हुआ, बॉल का मूवमेंट शुरू हो गया, स्पीड बढ़ गई बॉल की, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अनबैलेंस फोर्सेस से आप उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो, आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप उसकी स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो। तो अनबैलेंस फोर्सेस इस तरीके से काम करती हैं। नाउ वी विल टॉक, यस, इस तरीके से ये देखो। अब जैसे बैलेंस फोर्स का एग्जांपल क्या है, 300 न्यूटन फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और 300 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रोप किसी भी डायरेक्शन में कोई मूव नहीं कर रही है, ठीक है। ये हो गया बैलेंस फोर्स का एग्जांपल। जैसे ही फोर्स बढ़ गई, अनबैलेंस हो गई, 400 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये लोग देख रहे हो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए, क्योंकि 100 न्यूटन की फोर्स उस डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ये लोग इस तरफ मूव होना शुरू हो गए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला लॉ क्या कहता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत सिंपल सी बात कहता है, देखो कोई भी चीज अगर रेस्ट में बढ़ी है वो चीज हमेशा रेस्ट पे रहेगी, कोई चीज अगर मोशन में है तो वो चीज हमेशा मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो सेम रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली on a straight path or is at rest, its state would not change until and unless an external force is applied to it। ठीक है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल बॉल का ही एग्जांपल लेते हैं, रेस्ट पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स अंकित भैया ने आके लात घुमा के मारी, मोशन में आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है। मोशन में आने के बाद चलती गई चलती गई चलती गई, या तो अंकुश भैया एज अ गोल कीपर इस बॉल को रोक ले, तो अंकुश भैया ने एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो बॉल रुकी, या फिर ये बॉल जाके नेट को हिट कर जाए और गोल हो जाए। वहां पे गोल होने के बाद जैसे ये नेट को हिट करेगी तो नेट कुछ पीछे तक जाएगा, बॉल की स्पीड कम होगी, बॉल रुक जाएगी। अब जब वहां पे क्या था, एक वहां पे टकराव हुआ बॉल का और नेट का, तो वहां पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है बॉल के ऊपर, चाहे अंकुश भैया रोकें या तो गोल हो जाएगा। अगर अंकुश भैया अच्छे गोलकीपर नहीं हुए तो अंकुश भैया अच्छे गोलकीपर हुए तो वो बॉल को रोक लेंगे। दोनों ही कंडीशन में बॉल रुकनी तो है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल सी चीज कहता है, अगर आपकी बॉल या आपका कोई भी सामान या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आराम कर रहा है ना, आराम करेगा। इसको ऐसे समझो कि संडे वाले दिन आप अगर रेस्ट कर रहे हो, उठोगे नहीं, उठोगे जब तक एक्सटर्नल फोर्स, मम्मी आगे ना कह दे बेटा उठ, खड़ा हो, रेडी हो जा, संडे का क्या मतलब है, रात दिन बस होता रहेगा, यही करोगे। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिख के आना, नंबर नहीं मिलने। तो समझाने के लिए कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन में तो वो मोशन में रहेगी जब तक बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। डन, चलते हैं अगले। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखते हैं। अब ये इसका लॉ ऑफ इनर्शिया का ना आपको काफी सारे आपने अपने ऊपर इसको ऑब्जर्व भी किया है। कैसे, आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो तो क्या होता है कि आप जब बस में चढ़ते हो उस वक्त, जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या ट्रेन चलनी शुरू होती है उस वक्त, और जब ट्रेन रुकने वाली होती है या बस रुकने वाली होती है उस वक्त आपको ना एक हल्का सा झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब आप चढ़े तब बस स्टेशनरी थी, खड़ी हुई थी, चल तो नहीं रही थी, खड़ी हुई थी। आप खड़ी हुई बस में जाके चढ़ गए, तो अब आप और अब मैं कह सकता हूँ ना, बाहर से देखते वक्त आपके लिए बस अलग है और आप अलग हो, लेकिन अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक पूरा सिस्टम है, यानी कि एक बस है, बस के अंदर एक इंसान है, ठीक है, इसको भी नाम देंगे बढ़िया सा, राम।
और राम जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और राम जी ठीक है आराम से खड़े हुए हैं, तो ये तो एक ही सिस्टम है, दोनों कांटेक्ट में, तो एक ही सिस्टम। जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई तो ये भी रेस्ट पे थे, गाड़ी भी रेस्ट पे थी। जैसे ही गाड़ी चलनी हुई तो एक जर्क आता है। क्यों आता है, एक झटका क्यों आता है? बिकॉज पूरा का पूरा सिस्टम क्या रेस्ट पे था, मूव करवाने के लिए इंजन की पावर से फोर्स अप्लाई करी गई, तो वहां पे एक आपको झटका देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई बॉडी को नहीं पता ना कि मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगने वाला है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जब गाड़ी चलती रही थोड़े टाइम के बाद अब गाड़ी को रोकना है। मान लो दिल्ली का स्टेशन आ गया, अब दिल्ली के स्टेशन पे रुकना है तो क्या होगा, अगेन ब्रेक अप्लाई किया जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स है ब्रेक भी, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो अगेन आपको एक झटका लगेगा, क्योंकि इस वक्त आपकी बॉडी क्या थी, मूवमेंट में थी विद द ट्रेन और विद द बस। जैसे वो रुकेगा तो आपको एक झटका फील होगा। ये सेम चीज़ हमें ब्रेक अप्लाई करते वक्त भी फील होती है, चाहे हम साइकिल पे ब्रेक लगाएं, चाहे हम कार में ब्रेक लगाएं, तो हमें वो झटका जरूर लगता है एक हल्का सा, कि हमें हमारी बॉडी क्योंकि मूवमेंट में होती है और हम एक ही सिस्टम होते हैं, तो इसलिए हमें वहां पे झटका फील होता है। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास, मास के ऊपर डिपेंड करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया and that is they can easily change their state of rest or motion। और हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा भार होता है, तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करते हैं, तो उनका क्या होगा कि वो ज़्यादा इनर्शिया शो करेंगे। मास इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ये वाली बकेट है, इसको अगर धक्का देना हो तो आप जाओगे धड़ल्ले से धक्का दोगे और ये इस तरीके से स्विंग करना शुरू करेगी, कुछ टाइम के बाद आके रुक जाएगी। अब इसको दो धक्का, अब इसको जब धक्का भी दोगे जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, ये पहली बात तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, पहली बात तो आपसे मूव हो जाए बड़ी बात है, फिर अगर मूव भी हो गई तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, इतना जाएगी वापस आ जाएगी और रुक जाएगी, क्योंकि मास ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, भार ज़्यादा है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, वज़न और भार के ऊपर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या, बहुत सिंपल, ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू योर मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा क्या है, कि जब एक ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम आ गया हमारे पास। अब इसने क्या बोला, रेट, रेट क्या होता है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने टाइम के अंदर कितना चेंज हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मास और वेलोसिटी को ये भी तो लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और अब इसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये हो गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। जो भी अनबैलेंस फोर्स वहां पे काम कर रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने निकाल लिया ये, ठीक है, हमने क्या निकाला, मास इज इक्वल्स मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या थी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा जो हमने पहले बात करी। अब हम बात करते हैं फोर्स, इस ये क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमारा ये हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ये लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम जो ये है, ठीक है, अपॉन टाइम। हमने बात करी ना, रेट के बारे में बात करेंगे तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये हो गया ना। अब इसको और ज़्यादा अगर कर लें तो एम वी माइनस एम यू भी तो लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है और ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इन्होंने यही किया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, एसिलेरेशन होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मा, मा मतलब एम ए, मास इनटू एसिलेरेशन। अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, तो हम के कांस्टेंट यहाँ पे ला लेंगे और जिसकी वैल्यू क्या है 1, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मा। ठीक है।
देखा माँ हर जगह काम आती है, स्कूल भेजने के लिए भी काम आती है, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, खिलाने के लिए, बड़ा करने के लिए, हर जगह काम आती है। सेकंड लॉ में भी माँ ही काम आएगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माँ, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है कि जो मोमेंटम है वो वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो भी बढ़ती चली जाएगी। एक को घटाओगे तो दूसरी भी उसी लेवल से गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मम्मी ने बचा लिया, जाके माँ ने बचा लिया आपकी। सेकेंड लॉ यहाँ से डिराइव कर दिया न्यूटन बाबा ने। ठीक है, F इजिकल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो भी कार्य, इसको कर्म का सिद्धांत भी कह सकते हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, सिंपल। तो ये अपने न्यूटन बाबा भी ना बड़े गीता वीता पढ़ते थे, तो इन्होंने भी सेम वहीं से ले लिया ये कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का क्या मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, आपको एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी ना आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गन से एक बुलेट फायर करी, तो एक्शन क्या हुआ कि बुलेट आगे गई, लेकिन आप देखते हो कि आपको एक जर्क लगता है बुलेट फायर करते वक्त, तो आपका हाथ पीछे की तरफ आता है, तो वो रिएक्शन है। एक्शन क्या हुआ कि बुलेट आगे करी, तो रिएक्शन क्या हुआ कि हाथ पीछे आया। हाथ में झटका भी लग जाता है, कभी कभी बड़ी वाली गन होती है तो उसको जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो हाथ में झटका भी लग जाता है। कई बार यहाँ पे आपको फ्रैक्चर देखने को भी मिलता है कई लोगों को, जो बहुत भारी गन्स होती हैं उनको जब यूज़ करते हैं। तो हिंसा करना पाप है ना। एक्शन क्या किया, गोली चलाई, रिएक्शन क्या हुआ, हाथ में ही चोट लग गई। ठीक है, तो इसीलिए कृष्णा का लॉ है ये न्यूटन बाबा का लॉ नहीं है, कृष्णा का लॉ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि कोई एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब दूसरी बात करते हैं इस तरीके से, फ्लोर, अब जब आप चलते हो तो क्या होता है, आप फ्लोर को पीछे की तरफ धक्का मार रहे हो और फुट पुशेस डाउन एंड बैक। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से चल रहे हो एंड फ्लोर आपके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, इसकी नेट फोर्स इस तरफ जाएगी, इसकी नेट फोर्स यहाँ आएगी, तो वहां पर भी लग रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को थप्पड़ मार दो, है ना, थप्पड़ मार के उसको बोलो कि देख मैंने तुझे थप्पड़ मारा ना, मेरे को भी उतनी ही चोट लगी है, देख मेरा हाथ लाल हो गया है। वो हाथ लाल क्यों हो गया, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट, जो फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट आपने किसी को थप्पड़ मारने के लिए यूज किया, उसके चीक ने, उसके गाल ने एग्जैक्टली सेम फोर्स आपके हाथ पे भी लगाया है। तो कई बार आपने स्कूल में सुना होगा कि बिल्कुल ही नालायक बच्चे हैं, कितना भी कह लो सुनते ही नहीं है, इनको मारने का भी फायदा ही नहीं है, हमारे हाथों में ही चोट लग जाती है, इनको तो कुछ नहीं होता। मम्मी भी घरों में डायलॉग दे देती हैं ऐसा कि बच्चों को मारने का कोई फायदा नहीं है, बड़े हो रहे हैं, अब इनको मारो तो इनको तो लगती नहीं है, हम ही को लग जाती है। उनको कहाँ से लग रही है भैया, एक तो मार रहे हो फिर ऊपर से कह रहे हो हम ही को लग रही है, वो इस लॉ की वजह से लग रही है। उन्होंने का इंटेंशन तो हमें मारने का था, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा भैया, कर्मा तो आएगा, आपने इनको मारा तो आपके हाथ पे भी सेम फोर्स अप्लाई होगी। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें, हम इसकी वजह से चल पा रहे हैं क्योंकि जितना फोर्स हम ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड भी हमारे पैरों पे अप्लाई करता है, उसी की वजह से फोर्सेस बैलेंस हो पाती हैं और हम चल पाते हैं। कभी बोट के ऊपर इस तरीके से आप बाहर आ रहे हो तो बोट के ऊपर यहाँ पैर रख के आते हो तो बोट आगे मूव हो जाती है, क्यों, ये आगे इस डायरेक्शन मूव होगी तभी तो आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, गन का रिकॉइल होना, ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया, रोइंग ऑफ अ बोट। ठीक है, तो जब आप नाव चलाकर लेके जाते हो तो इस तरीके से आप पानी को पीछे इस तरफ मारना शुरू करते हो तो आपका बोट जो इस डायरेक्शन मूव करती है। तो अगेन न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि दो बॉडीज जब आपस में टकराती हैं तो टकराते वक्त और टकराने के बाद, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन का अंदर ये पहले और बाद का सेम रहेगा। जैसे ये एक बॉडी थी जिसका, ये येलो कलर की बॉल है जिसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी है u1। सेकंड आपकी बॉल है ब्लू वाली, मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। तो इसकी अब हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी हम
अभी ऑब्जेक्ट 1 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम आफ्टर कॉलिजन एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। अब येलो बॉडी और येलो बॉल और आपकी ब्लू बॉल पास में आए, दोनों आपस में टकराए, ठीक है। टकराने के बाद दोनों इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू होंगे। अब जो येलो बॉल है वो फाइनल वेलोसिटी v1 से जाएगी और ब्लू बॉल फाइनल वेलोसिटी v2 से इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1, फाइनल वेलोसिटी क्या थी m1। अब हमने एक चीज देखी, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, ठीक है। अब एसिलरेशन क्या है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, v1 u1 हो गया, ठीक है, मास इंटू और ये हो गया मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, फोर्स देखेंगे ना, यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात कर लें तो ये तो हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब हम फोर्स की बात करेंगे तो इसे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए, F इजिकल्स टू ma, मा है ना। तो मा के लिए क्या करेंगे, मास इंटू a, ठीक है, ये वाला पार्ट अपॉन टाइम, तो v1 माइनस u1 अपॉन t, यानी कि ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेम रहेगा, मास m2, एसिलरेशन a2 होगी, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगी v2 माइनस u2। यहाँ तक समझ में आया। पहले की हमने ऐसे फोर्स निकाल ली, कैसे निकाली, मास है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, फाइनल वेलोसिटी v1 थी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस u1 अपॉन टाइम, तो फोर्स आ जाएगा। सेकंड वाले के अंदर m2 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, तो दोनों के लिए हमने फोर्स निकाल ली, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट होगा। When one object exert a force on another object, the object also exert an equal and opposite force। मतलब क्या है, every action has an equal and opposite reaction। जितना फोर्स कोलिजन के वक्त बॉल येलो बॉल ने ब्लू बॉल पे लगाया होगा, उतना ही फोर्स ब्लू बॉल ने येलो बॉल पे भी लगाया होगा, ठीक है। तो हमने फोर्स दोनों की निकाल रखी है, तो फोर्स ऑन A यानी कि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m1 v1 माइनस m1 u1, टाइम से टाइम को एक बार काट देते हैं, ठीक है, टाइम से टाइम कट जाएगा। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। जब m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द फाइनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड ये चैप्टर आप अगर 11th में साइंस लेने का सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन PYQ करेंगे, इसके सारी एक्सरसाइज को एग्जाम्पलर को बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर 11th में जाकर काफ़ी कुछ और नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में इसके सारे PYQ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, MCQs और एस चांद वगैरह से जितनी भी आपकी रेफरेंस बुक हैं उनसे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। गो थ्रू दिस वीडियो वंस एंड इसके बाद जो आपके पास नोट्स आने वाले हैं PDF फॉर्मेट में उनको गो थ्रू कर लो, इस वीडियो को देख लो, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं उनको एक बार कर लेना। इजीली हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस चैप्टर में, 3 लॉज हैं, तीनों समझा दिए, दैट्स इट, यही है। बहुत ज़्यादा मेजर कुछ है नहीं, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जैसे भी कोई नया वीडियो आता है तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप इन वीडियोस को भी गो थ्रू करते रहते हो, रेगुलर बेसिस पे इन वीडियोस को देखते रहते हो, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, दिन का आधा घंटा भी अगर साइंस को देते हो तो यू कैन ईजिली स्कोर 95+ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच।